हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में वीवीईटी यानी कि विद्या वारिधि इंट्रेंस टेस्ट जिसका कि पेपर हुआ था 8 अगस्त 2021 को, जो कि आपका ये पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है। और ये कहाँ का एंट्रेंस एग्जाम था पीएचडी का? तो ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज होकर के सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। तो इसके विद्या वारिधि एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि जो 14/8/2021 को जो एग्जाम होने वाला है एलबीएस का, एलबीएस यानी कि विद्यापीठ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका एग्जाम होने वाला है। तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न हैं और क्या क्या पूछे गए हैं, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। फिर इसके अलावा एक आवश्यक सूचना आपको देनी है कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के जो आपके परीक्षा है वो आपके 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में होने वाली है। क्योंकि उन्होंने अभी डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है, दिसंबर 2020 का और जून 2021 का दोनों की एक साथ परीक्षा होगी, जो कि 6 से 11 अक्टूबर के बीच में होगी। तो जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए संस्कृतम वर्धयामः आपके 20/8/2021 से 25 कोड और 73 कोड यानी कि संस्कृत का और संस्कृत परंपरागत विषय वाले, इन दोनों के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास। और इसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम जो कि सिलेबस है उसको कराया जाएगा, और साथ में पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे उनके आधार पे अभ्यास कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग नेट जेआरएफ आसानी से निकाल सको। ठीक है, और इसमें टोटल 5 मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, जो कि हर सप्ताह में होंगे। ठीक है, और इसमें जिससे कि आपका नेट जेआरएफ सुनिश्चित हो जाएगा। इसका जो शुल्क रहेगा ज़्यादा नहीं रहेगा, 2,000 रुपये इसमें 25 कोड का रहेगा, और 73 कोड का 3,000 रुपये रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग फीस जो 8285123323 इस पर पेटीएम कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या गूगल पे कर सकते हो। और इसका जो पंजीकरण लिंक है रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो ये है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म भर दीजिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इसमें सीट लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा लोगों को नहीं लिया जाएगा, और इसमें आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में, जो कि पीएचडी का पेपर सॉल्व करना है। देखिए, ये है आपका पेपर। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस पेपर को भी भेज दूंगा, ताकि आप लोग पेपर देख सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं सब चीज़ भेज दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। देखिए, ये है प्रथम प्रश्न पत्रम खंड क, शिक्षा शास्त्रेतर छात्रा नाम करते, यानी कि शिक्षा शास्त्र से जो अलग है, यानी कि जो आपका एजुकेशन से जो पीएचडी करना चाह रहे हैं उनसे अलग छात्रों के लिए है ये। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है। पुरुष सुक्ते क्षत्रिय तस्मात् समुत्पन्ना इति उक्ता। देखिए, मुखात बाहुभ्याम पादाभ्याम उदरात, तो इसमें मुखात देखते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस्य द्वैश्या पदव्यागुं शूद्रो अजायत। इस प्रकार का जो मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा देखिए, मुख से हुए ब्राह्मण, पाद से हुए शूद्र, बाहु से हुए राजन्य मतलब क्षत्रिय, और उदर से कोई भी नहीं हुआ, ऊरु से हुए, उरु उरु का मतलब होता है जंघा, इससे कौन उत्पन्न हुए? इससे उत्पन्न हुए आपके वैश्य। ठीक है, तो ये चारों वर्ण हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मुख से ब्राह्मण, हाँ आपका बाहु से क्षत्रिय, पाद से शूद्र, और उरु जंघा से आपके वैश्य, उधर से कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक, ये 4 आप लोग वर्ण को याद रखिए। हो सकता है यहां पर भी पूछ लिया जाए,
LBS के एग्जाम में भी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं रुद्रदामन जूनागढ़स्य अभिलेखो लिखितः पाली भाषायां, संस्कृत भाषायां, हिंदी भाषायां या प्राकृत भाषायां। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आप लोग अगर नहीं आता है तो आप लोग आइडिया लगा करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये आपका संस्कृत का एग्जाम है, संस्कृत पीएचडी का एग्जाम है, पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम है, तो इसमें ये लोग संस्कृत के ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हो, मैं एक मिनट दिखा दूं, ये देखिए इसमें पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, प्राकृत भाषा है। तो पाली और हिंदी भाषा का इतना जोर दिया नहीं जाएगा, प्राकृत और संस्कृत में कंफ्यूजन होगा, लेकिन संस्कृत ही होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है, ठीक है। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। इसकी तिथि 105 ईस्वी है। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है, और बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सुदर्शन झील का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसी में मिलता है सर्वप्रथम। इस अभिलेख में कहा गया है कि रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में सुदर्शन बांध की फिर से मरम्मत कराई तथा उससे तिगुना मजबूत बांध बनवाया, ठीक है। उन्होंने बिना किसी कर लगाए सुदर्शन बांध को तिगुना मजबूत बनाया, ठीक है। इस बांध का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य क्षत्रिय ने कराया था तथा मौर्य शासक अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुषार ने नहरें बनने करवाई थी। मतलब जो सुदर्शन बांध है ना, वो आपका पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, ठीक है, और उसके बाद में पुष्पगुप्त के मतलब सौराष्ट्र प्रांत के पुष्पगुप्त वैश्य ने कराया था। और जो आपका इसमें जो नहरें निकल आई ना, वो आपके अशोक के समय में इसमें से नहरें निकल आई। लेकिन क्या हुआ, सुदर्शन झील जो है धीरे धीरे करके नष्ट होने लग गया, तो फिर ये रुद्रदामन जो है इन्होंने क्या किया, आपका जो सुदर्शन झील है उसको मरम्मत कराई, ठीक है, और बहुत अच्छा बना दिया, ठीक। चलिए अब हम लोग इसका आंसर तो जान चुके हैं। इसका आंसर क्या है आपका संस्कृत भाषा, ठीक है। इसके बाद होते अमरकंटकम वर्तते। अमरकंटक कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रेण्याम, सह्य पर्वत श्रेण्याम, सुमेरु पर्वत श्रेण्याम या विंध्य पर्वत श्रेण्याम। देखिए इससे एक चीज है, इस प्रकार का प्रश्न विद्यापीठ में भी आ जाए, मतलब विद्यापीठ बोल रहा हूँ, LBS में भी आ जाए, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। पहले ये विश्वविद्यालय की जगह पर विद्यापीठ हुआ करता था, तो इसलिए नाम थोड़ा चेंज हुआ है सबका। तो विश्वविद्यालय यानी कि LBS में भी आ जाए, तो इसलिए मैं तीनों पर्वत इसमें से हिमालय पर्वत को छोड़ करके बाकी 3 पर्वत के बारे में बता दूं, क्योंकि हिमालय पर्वत के बारे में सब लोग जानते होंगे। देखिए अमरकंटक के बारे में सबसे पहले, क्योंकि प्रश्न में अमरकंटक पूछा हुआ है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान का मतलब है वहीं से ये नदियां उत्पन्न हुई हैं, वहीं से ये नदियां उत्पन्न हुई और फिर ये नदियां बही हैं, तो ये उद्गम स्थान है। और यहाँ यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1065 मीटर ऊंचे है। इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है, ठीक है। विंध्य की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों का मेल होता है इस पर, ठीक। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति हुई। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व की तरफ बहती है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पूर्व की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो सोन नदी, और पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए एक और पहले आंसर देख लेते हैं, अब तो पता लग गया होगा।
विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां, तो इसमें अमरकंटक का आंसर क्या होगा आपका विंध्य पर्वत। इसके अलावा और भी दो क्षम्यताम, और भी दो दो ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सह्याद्री पर्वत भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट, जिसे इंग्लिश में वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, ठीक है, और सह्याद्री पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम जो है सह्याद्री पर्वत है। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर की लंबाई है। विश्व के जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैविकीय विविधता का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और जैविकीय विविधता यानी कि बहुत प्रकार के यहाँ पर पशु पक्षी, हाँ, पेड़ पौधे, ये सब चीजें मिलती हैं। और इस दृष्टि से विश्व में इसका स्थान कैसा? 8वां, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से 8वां स्थान है। यह गुजरात, महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर के महाराष्ट्र के गोवा के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। और 2012 में यूनेस्को ने इसे पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर में घोषित किया गया, और इसमें ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में आता है। और इसीलिए एलबीएस में पूछने के चांसेस इसके ज्यादा है, क्योंकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व सांस्कृतिक नहीं, विश्व धरोहर ऐसा बोल सकते हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाँ, विश्व सांस्कृतिक धरोहर में भी आता है, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद आते हैं सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत देखिए, सुमेरु पर्वत इज ए 6,350 मीटर्स यानी कि 20,830 फीट पे हाई माउंटेन इन द गंगोत्री ग्लेशियर रीजन ऑफ गढ़वाल, हिमालय, उत्तराखंड, इंडिया। देखिए, सुमेरु पर्वत जो है ना, हिमालय पर ही है, और ये गढ़वाल के अंदर में हिमालय के उसमें 20,830 फुट पे यानी कि 6,350 मीटर पे है। और ये जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से जानते ही हो आपकी गंगा उत्पत्ति हुई है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर है। द माउंटेन इज encircled by केदारनाथ एंड केदार डोम इन द नॉर्थ। इसके उत्तर में केदारनाथ या केदार डोम है, ठीक है, और करचाकुंड इन द वेस्ट, मतलब पश्चिम में करचाकुंड है, और मंडानी एंड यानबुक इन द साउथ। मंडानी और यानबुक जो है उसके उत्तर दक्षिण में है। तो ये जो सुमेरु पर्वत है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका इसमें एक बात है, आप लोग जानते ही होंगे, जो हनुमान जी को पर्वत, जो लक्ष्मण जी को आपके लग गई थी, जो मेघनाथ ने तीर जो मारा था, इससे क्या हुआ था? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो फिर हनुमान जी गए थे तो सुमेरु पर्वत पर ही गए थे, सुषेण वेद ने जो कहा था, तो वो यही है। इसमें आपका सुमेरु पर्वत जो आपका हिमालय के रेंज में है, ठीक है। चलते हैं, ये देखिए 3 प्रश्न हो गया। इसके बाद हम चौथा प्रश्न, महाभारतस्य गणना क्रियते, एक मिनट रुकिए, जूम कर देता हूं, हाँ, महाभारतस्य गणना क्रियते धर्मशास्त्रे, इतिहासे, अर्थशास्त्रे, पुराणे। तो इतिहास में ना, इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? महाभारत को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाभारत का इतिहास आंसर। रामायण काले प्रसिद्धो देश गांधारा, कुरुक्षेत्रम, कौशला या हस्तिनापुरम। देखिए, इसमें आप ज्यादा अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, कौशलाहा, कौशलाहा से क्या आ रहा है? कौशल्या। कौशल्या कहाँ की थी? तो कौशल देश की राजे, मतलब रानी, राजकुमारी थी, फिर बाद में दशरथ की रानी बन गई। तो आपके ये कौशला देश, या उस समय में था गांधार भी बाद में हुआ, कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर, तो ये तीनों के तीनों महाभारत काल में हुए, ठीक है। रामायण काल में कौशल देश था। फिर उसके बाद भारत वर्षम वर्तते,
लक्षद्वीपे, शाल्मली द्वीपे, क्रॉन्चो द्वीपे या आपका जम्बू द्वीपे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता ही होगा भारत का है जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, आर्यावर्ते, देशांतर्गते। तो ये तो बहुत बार इसमें पूछा ही जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं स्वर वर्णाद्युच्चारण क्रमः यत्र शिक्षते सा निघंटु अमरकोशा शिक्षा निरुक्तम। तो देखिए स्वर वर्णों के उच्चारण के बारे में क्रम वगैरह बताया जाता है, तो वो कहाँ पर होता है? वो आपका ये इसमें होता है शिक्षा के अंदर में होता है। और आप जानते ही होंगे पाणिनीय शिक्षा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के अंदर में शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ऐसे करके जो श्लोक है ना वो इसी में ही दिया हुआ है। और उससे प्रश्न निश्चित रूप में आता है जो आपका शिक्षा घ्राण, शिक्षा क्या है? घ्राण है। मुख क्या है? व्याकरण है। नेत्र क्या है? ज्योतिष है। हस्त क्या है? कल्प है। छंद क्या है? पाद है। और आपका शिक्षा घ्राण, शिक्षा व्याकरण छंद कल्प निरुक्त। निरुक्त क्या है? आपका स्रोत। ये 6 अंगों के बारे में आप लोग जान करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पाणिनीय शिक्षा में ही है। ठीक है, और एक बात और है बता दूं, प्रातिशाख्य ग्रंथ जो होते हैं उन प्रातिशाख्य ग्रंथों के अंदर में भी वर्णों के उच्चारण के इत्यादि क्रमों का बताया गया है। ठीक है, शिक्षा के ही ग्रंथ होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम 8वां प्रश्न, अर्थ विकासस्य प्रकारः। अर्थ विकास का प्रकार कौन सा है? अर्थांतरारूप, समासः, संधि, विभक्ति। अब देखिए अर्थ के विकास का प्रकार, तो समास तो होगा नहीं, संधि भी नहीं होगा और विभक्ति भी नहीं होगा, क्योंकि विभक्ति भी अर्थ के विकास का प्रकार नहीं है। इसका क्या? अर्थांतरारोप, एक अर्थ का दूसरे के ऊपर में आरोप कर देने से क्या होता है आपका कि अर्थ का विकास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थांतरारोप। फिर उसके बाद है भाषाया उत्पत्ति विषय अयम वादा प्रसिद्धा, धातुजन्यवाद, मौखिकवाद, निर्विकारवाद या भौगोलिकतावाद। तो देखिए इसमें भाषा की उत्पत्ति के विषय में जब बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग इसमें मौखिकवाद करेंगे, लेकिन मौखिकवाद जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि भाषा जब उत्पत्ति हुई तो उस समय में ऐसा तो नहीं था सभी लोग भाषा बोला करते थे। आप जानते ही होंगे पहले क्या होती थी, हमारे इशारों में बातें होती थी, चिन्हों में बातें होती थी और कुछ भाषा में मौखिक पूरा नहीं बोलते थे। आप लोग जैसे आप सुने होंगे उसमें आपके बाहुबली फिल्म में काल के जी नहीं, वो आपका जो भाषा बोलता है वो भाषा कैसी है, वो आपकी ये थोड़ा सा ऐसा अटपटा भाषा है। तो वैसे ही आपके पहले जो है बोल करके नहीं, इशारों वगैरह में भी बातें की जाती थी, तो वो भाषा का उत्पत्ति मौखिक नहीं होगा, भौगोलिक भी नहीं होगा, निर्विकारतावाद भी नहीं होगा। इसका धातुजन्यवाद है, मतलब धातुओं से उत्पन्न हुई भाषा, अलग अलग धातुओं से अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हुई। हाँ, भाषा के अंदर में अलग अलग शब्द आए, जैसे आप देखिए पितृ शब्द है, पितृ शब्द लैटिन भाषायाम किम भवति। लैटिन भाषाएं में क्या होता है पितृ का? पैतर, फादर, पिता या पतर। तो इसका आंसर होता है पैतर। पैतर इंग्लिश में से लिखते हैं PATER। ठीक है, पैतर लैटिन भाषा में पैतर होता है। फिर उसके बाद आता है 11वां प्रश्न, समरांगण सूत्रधार इति ग्रंथ अस्ति, नाट्य शास्त्र संबंधी, वास्तुशास्त्र संबंधी, व्याकरण शास्त्र संबंधी और आपका भाषा शास्त्र संबंधी। देखिए ये जो है ना, आपको जो लोग वास्तु से होंगे या ज्योतिष से होंगे वो लोग जानते होंगे, सम्रांगण सूत्रधार जो है आपका वास्तु का ग्रंथ है और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसको आपके भोज प्रभार राजा हुए, उन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, फिर उसका 12वां प्रश्न, पंचम वेद इति
प्रसिद्धम। अब इसका पता ही है आप लोगों को, कोई ज्यादा इसमें कठिनाई होगी नहीं। रामायण, ब्राह्मण, ऋग्वेद, महाभारत, तो महाभारत इसका आंसर हो गया। सांख्य दर्शनस्य समान तंत्रम अस्ति। सांख्य दर्शन का समान तंत्र है। मीमांसा दर्शनम, बौद्ध दर्शनम, योग दर्शनम, जैन दर्शनम। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, सांख्य और उसके जैसा समान तंत्र कौन सा है, योग। क्योंकि सांख्य में क्या कहा गया आपका, 25 तत्वों का वर्णन, और योग को क्या कहा गया, शेश्वर सांख्य। शेश्वर सांख्य का मतलब क्या होता है, ईश्वरेन सहित, ईश्वर के साथ में। 25 तत्व तो वो उन्होंने इसके सांख्य के स्वीकार किए, परंतु योग में एक ईश्वर भी माना है, ठीक है, एक्स्ट्रा में, तो वो है इसलिए। शब्द, फिर इसके बाद में एक मिनट रुकिए, मिटा देता हूं। शब्द से समवायी कारणम अस्ति। अब शब्द का समवायी कारण क्या है, तो वायु, वायु, अग्नि, जल और आकाश। तो इसका आंसर सीधा सा है, इसमें शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द का आकाश है। वायु का क्या होता है, स्पर्श। अग्नि का क्या होता है, रूप। जल का क्या होता है आपका, रस। और एक आता है पृथ्वी, पृथ्वी का क्या होता है आपका, गंध। ये पांचों का याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं सर्वम अनेकांतम इति समर्थयते। परिणामवादा, स्यादवादा, विवर्तवादा, आरंभवादा। तो देखिए इसमें सर्वम अनेकांतम, अनेकांतम, अनेकांतम मतलब क्या है, अनेकांतवाद। इसको ऐसे कर सकते हैं, अनेकांतवाद किसका है आपका, जैन दर्शन का। और जैन दर्शन का दूसरा वाद कौन सा है, स्यादवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा स्याद, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तीर्थंकर परंपरा वर्तते। तीर्थंकर परंपरा किसमें होती है, चारवाक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वेदांत दर्शन है। तो आपको ये इसका आंसर तो पता ही होगा, जैन दर्शन में होता है 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, ठीक। एक चीज मैं बता दूं, जैसे आप कल एग्जाम देने वाले हैं एलबीएस वाले, तो वो लोग क्या करें, जितने भी दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन, इनके क्या करें, इनमें कितने कितने प्रमाण बताए गए हैं, किस दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण हैं, कितने पदार्थ हैं, और आपके किसका कौन सा वाद या सिद्धांत है, ठीक है। बौद्ध दर्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना। बौद्ध दर्शन के अंदर में 4 वाद हुए हैं, और 2 हीनयान और महायान हुए, फिर उससे 4 मत हुए हैं, तो उनके बारे में विशेष ध्यान देना। और बाकी ये 6 दर्शन के अंदर प्रमाण जरूर देख लेना, प्रमाण पूछे जाते हैं। और साथ में 6 के अलावा शैव, वैष्णव, शाक्त, और उसके बाद में आपका ये अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सब ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, तो इन सब में कौन कौन इसके प्रवर्तक हैं, और आप ये किनके अनुसार ये कौन सा द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, ये चीज जरूर देख लेना। इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये प्रश्न है 17वां प्रश्न, शून्यवादा संबद्ध अस्ति। अब ये बिल्कुल मैंने अभी बताया, वादा सिद्धांत देख लीजिए, तो आपका शून्यवाद पूछ भी रखा है कि योग दर्शनेन, बौद्ध दर्शनेन, जैन दर्शनेन, चारवाक दर्शनेन, तो इसका बौद्ध दर्शनेन आंसर हो जाएगा। इसके बाद होता है सत्यम जगत तत्व तो भिन्ना जीव गणा इति सिद्धांत। मीमांसका नाम, अद्वैती नाम, जैना नाम या द्वैती नाम। तो देखिए इसमें ना द्वैत लोगों के लिए, और इसमें माध्व वेदांत, माध्व वेदांत ये ठीक है, माधवाचार्य का है, माधवाचार्य।
और इन्होंने ही ये बताया है सत्यम जगत तत्वतो भिन्ना जीवगणा, ये द्वैतवादियों का सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको आप कर लीजिए, किसके कौन प्रवर्तक हैं और आपके उन्होंने कौन कौन से भाष्य लिखे। इसका मैं फोटो एक भेज दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में तो जुड़े ही होंगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां ये मैं पेपर भी डाल दूंगा और साथ में आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी है वो मैं डाल दूंगा, जिसको आप रिवीजन कर लेना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। गुण कर्म विभागेन का व्यवस्था प्रवृत्ता। अब देखिए, गुण कर्म विभागेन, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, अध्ययन व्यवस्था। बिल्कुल, ये गुण कर्म के विभाग के अनुसार हमारी वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसमें क्या गुण है, कौन कौन सा कर्म करता है। अब शूद्र के कर्म बताए हुए हैं, वैश्य के कर्म व्यापार आदि कहे गए हैं, आपके क्षत्रिय के कर्म रक्षा करना, ये सब कहा गया है, और ब्राह्मण का कर्म जो है आपका अध्ययन और अध्यापन मुख्यतः कहा गया। तो ये क्या है, कर्म के अनुसार और गुण के अनुसार विभाजन किया गया। फिर उसके बाद पाणिनीय शिक्षानुसार वर्णोत्पत्ति प्रक्रियाया आरंभ भवति। अब देखिए, यही चीज मैंने अभी आपको बताया था, पाणिनीय शिक्षा पढ़नी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना पाणिनीय शिक्षा, ये रहा। तो बिल्कुल पाणिनीय शिक्षा पर ही प्रश्न भी पूछ लिया, तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं पाणिनीय शिक्षा भी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया का आरंभ कहां से हुआ, आत्मना वागेंद्रियात बुद्धे या वायु। तो इससे कब कहां से उत्पन्न हुआ, आत्मा से। पहले आत्मा फिर बुद्धि के साथ में मिलकर के उन्होंने वर्ण की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद अभिव्यक्तिवाद प्रसिद्ध हुआ। अभिव्यक्तिवाद जो है वो प्रसिद्ध है धर्मशास्त्र में, व्याकरण शास्त्र, काव्य शास्त्र या योग शास्त्र। तो अभिव्यक्तिवाद जो है ना आपका काव्य शास्त्र में प्रसिद्ध है। और कहां प्रसिद्ध है ये, रस की निष्पत्ति के सिद्धांत। क्योंकि भरत मुनि ने कहा है विभाग अनुभाग, विभाग अनुभाग आपका संचारी भावात रस रस निष्पत्ति, संचारी भाव योगात रस निष्पत्ति। संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव योगात रस निष्पत्ति, ये बोला है। अब तो उसमें चार जो है वाद प्रसिद्ध हुए। अब इन चारों वादों के बारे में मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ये जरूर याद रख लीजिएगा, इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है उत्पत्तिवाद। ठीक है, उत्पत्तिवाद के हुए भट्ट लोलट, ये आचार्य हुए। फिर उसके बाद आता है संकुक। नहीं, ये संकुक आचार्य है, मैं आचार्य इस साइड लिखा था। संकुक का है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद और इसके कौन आचार्य हुए, संकुक। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे भुक्तिवाद। भुक्तिवाद के हुए भट्ट नायक। और अंत में आता है अभिव्यक्तिवाद, जिसके हुए अभिनव गुप्त। ठीक, अभिव्यक्तिवाद या इसको ही व्यक्तिवाद भी बोल देते हैं, कभी एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो इसलिए व्यक्तिवाद। ठीक है, ये चार चीजें आप लोग याद रखिएगा, किसके कौन, और यही से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चले। पुरुषार्थेषु अर्थ शब्दे न अभिप्रेतम अस्ति। अर्थ शब्द से क्या अभिप्रेत है, अब देखिए इन्होंने भी प्रयोजन लगाया जिसका ये पेपर है। बिल्कुल अर्थ शब्द से कोई प्रयोजन नहीं है। पुरुषार्थ में क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले हमें धर्म करना चाहिए, फिर अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धनार्जन, धन का अर्जन, अर्थ के लिए कार्य करना चाहिए, तो धनार्जन धर्म।
ठीक है, प्रयोजन वगैरह नहीं है। काम फिर आपका भोग विलास आदि में लगना चाहिए और मोक्ष अंत में मोक्ष के लिए हमें लगना चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और इसमें जो है अर्थ शब्द से हमारा धन का विपरीत है। फिर इसके बाद आते हैं यास्ककृतः ग्रंथः किम प्रतिपादयति। यास्क के द्वारा ग्रंथ जो है वो क्या प्रतिपादित करता है? उच्चारणम, निर्वचनम, छंदो विधानम, यज्ञ विधानम। तो आप लोग जानते होंगे निघंटु जो ग्रंथ है वो क्या है? वैदिक शब्दों का संग्रह किया गया। उसका निरुक्त में, यास्क के द्वारा कौन सा ग्रंथ है? निरुक्त। निरुक्त में उसका क्या किया गया? निर्वचन किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वचनम। यानी कि निर्वचन यानी कि उसकी व्याख्या की गई है, उसका अर्थ बताया गया। तो वही है, ये निर्वचन इसका आंसर हो जाएगा। यास्क के ग्रंथ में क्या प्रतिपादित किया गया है? यास्क का ग्रंथ कौन सा है? निरुक्त। ठीक है, आप लोग चलिए मुझे कमेंट करके बताइए निरुक्त में कितने अध्याय है, ठीक, और निघंटु में कितने अध्याय है? ध्वनि सिद्धांतस्य प्रवर्तक आचार्य कहा। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। राजशेखर, भारवी, भरत मुनि, आनंदवर्धन। और इसका तो आंख बंद करके आनंदवर्धन लगा दीजिए, क्योंकि आनंदवर्धन और इसका एक आता है काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। और एक और है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये किसके द्वारा है? आपका विश्वनाथ के द्वारा है। ठीक है, जो इनका ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। ठीक, और ये आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। ठीक, पाठ संपादन अपेक्षित। अब देखिए पाठ के संपादन में, अब यहां से शोध के प्रश्न आए। मैं शोध के लिए एक काम करता हूं, मेरे पास में 3-4 किताबें हैं, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूं और उसमें ना मैं टॉपिक बता दूंगा, ये पेज नंबर बता दूंगा, वहां से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अभी समय नहीं है पूरी बुक देखेंगे। वहां से रिवीजन कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे देख लीजिए, जरूर देख लीजिए। इजी प्रश्न होता है, आप लोग अगर एक बार भी पढ़ लोगे, एक बार भी देख लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाठ संपादन में क्या अपेक्षित होता है? मातृका, प्रश्नावली, क्षेत्र कार्य या चिंतामणि। तो देखिए पाठ के संपादन के लिए मातृका, मातृका कहते हैं हम पांडुलिपि, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो आपका बहुत जरूरी है। और पाठ का जब संपादन करते हैं किसी भी पाठ का, तो उसके लिए पांडुलिपि ग्रंथ जो होते हैं उसकी जरूरत होती है। तो ये इसका आंसर ये होगा। क्षेत्र कार्य है, इंपॉर्टेंट है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्नावली भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका चिंतामणि भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे प्रश्नावली भी इंपॉर्टेंट है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं शोध प्रबंध। शोध का जो प्रबंध होता है उसमें जो पाद की टिप्पणी होती है, मतलब फुटनोट्स जिसे बोलते हैं, हम लोग आजकल देखते भी हैं बुक वगैरह में भी होते हैं फुटनोट्स। जैसे आप कोई श्लोक दिया प्रमाण के लिए, तो नीचे में फुटनोट दे देते हैं वो कहाँ का श्लोक है। तो ये पाद टिप्पणी जो है इसके एक मतलब ये किस चीज की अपेक्षा करता है? विषयस्य व्याख्यानार्थम, विषयस्य सामान्य सूचनार्थम, प्रबंधस्य सौंदर्यवर्धनार्थम, प्रबंधस्य स्थान पूर्त्यर्थम। तो देखिए सौंदर्यवर्धन के लिए तो होगा नहीं, प्रबंध के स्थान पूर्ति के लिए होगा नहीं, व्याख्या के लिए भी वो नहीं होता है कि व्याख्या के लिए हम देखें विषय की व्याख्या वगैरह करने के लिए, ये भी नहीं है। इसका आंसर यही है, विषय की सामान्य सूचना देता है कि वो कहां से है। जैसे मान लीजिए कोई श्लोक दिया तो वो कहां से है ये इसमें बताया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राक्कल्पना इत्यस्य अर्थः भवति। प्राक्कल्पना का क्या अर्थ होता है? संभावितम गवेषणीयम वस्तु, काल्पनिकी नगरी, उपसंगारा, अनुक्रमणिका। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपने कभी नहीं सुना ये शब्द प्राक्कल्पना और नए ही है, तो इसलिए मैं वो जो बुक भेज दे रहा हूं उसमें मैं पेज नंबर बता दूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, लिख करके आप लोग वो जरूर देख लीजिए।
और आपका निश्चित रूप से वहां पर 5 से 6 प्रश्न, पूरा एक शोध का सेक्शन होगा, उसमें 20 प्रश्न होंगे। तो 20 में से 10 प्रश्न तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मैं वो टॉपिक्स आपको बता दूंगा तो वो आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। जिसको संस्कृत में पढ़ना होगा वो संस्कृत वाले बुक से पढ़ लीजिए, जिसको हिंदी में पढ़ना होगा वो हिंदी वाले बुक से। ठीक है। इत्यस्य अर्थः भवति संभावितम गवेषणीयम वस्तु काल्पनिकी नगरी उपसंगारा अनुक्रमणिका। तो देखिए, प्राक कल्पना कहते हैं हाइपोथेसिस को। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी शोध को करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम एक खाका तैयार करते हैं, यानी कि एक तैयार करते हैं हमें क्या क्या करना है। प्राक कल्पना, पहले उससे कल्पना कर लेते हैं कि हमें इस शोध के अंदर में ये चीजें करनी है, इन विषयों पर शोध करना है। तो इसीलिए संभावितम गवेषणीयम वस्तु, संभावित गवेषणीय वस्तु। प्राक कल्पना का अर्थ क्या होता है, संभावित, जो भविष्य में हम करने वाले हैं ऐसे गवेषणीय वस्तु, मतलब अन्वेषण करने के जो वस्तु है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। काल्पनिक नगरी भी नहीं होता, उपसंगार भी नहीं होता, अनुक्रमणिका भी नहीं होता। ठीक है। इसके बाद में एतेषु पांडुलिपि है पर्यायम नास्ति। अब देखिए, पांडुलिपि का पर्याय कौन सा नहीं है, हस्तलेखा, पोथी, शलाका या पुस्तका। तो देखिए, पांडुलिपि क्या होता है आपका, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट होता है, मैंने बताया। वो क्या होता है, हाथ से लिखा होता है, इसीलिए हस्तलेख तो होगा ही होगा। पोथी क्या क्यों बोलते हैं उसको, पोथी इसलिए बोलते हैं कि वो पहले क्या होते थे, भूर्ज पत्र, हाँ, और भी बहुत सारे ताड़ पत्र, इन सब पर लिखे जाते थे। तो अब एक एक पत्ते का कागज बना करके उस पर लिखते थे, और फिर उसको क्या करते थे, वो एक जगह पर रख करके उसको या तो सी देते थे, मतलब सिल देते थे, या तो फिर उसको एक जगह पर रख करके बांध देते थे। बांध देने से उसका क्या हो जाता था, पोथी बन जाता था। तो इसीलिए उसको पोथी भी बोलते हैं। और पुस्तकम, पुस्त करके लिखा जाता है तो इसीलिए उसको पुस्तक भी बोलते थे। परंतु शलाका जो होता है वो शलाका नहीं बोलते। पांडुलिपि का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है, शलाका नहीं। शलाका का मतलब होता है, आप पहले के टाइम पे शलाका परीक्षाएं हुआ करती थी। शलाका मतलब एक छोटा सा एक दंड के रूप में, दंड मतलब पतला सा एक सीख जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप का होता है। पहले शलाका परीक्षाएं हुआ करती थी। आजकल भी कुछ जगहों पर प्रतियोगिताएं चलती हैं, जिसमें क्या होता है, आपको उसको किताब के बीच में डाल देते हैं, और जो पेज खुलेगा उस पेज के प्रारंभ का शब्द आचार्य या गुरु बता देता है, और उसको पूरी, जब तक आचार्य कहेगा नहीं तब तक वो बोलते रहना किताब का। तो वही है कि पहले के टाइम पर पूरी पूरी किताबें याद हुआ करती थी, पूरी पूरी पुस्तक याद हुआ करती थी। तो उसमें ये शलाका परीक्षा हुआ करती थी। बहुत अच्छी परीक्षा होती है ये। आजकल ये प्रतियोगिता रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शलाका। ठीक है, क्योंकि हमारा पूछा क्या है, पर्याय नास्ति। अब देखिए, हाइपोथेसिस इति शब्देन अभिप्रेतम, अभी मैंने बता दिया आपको, इतना इजी क्वेश्चन है। प्राक कल्पना को हाइपोथेसिस भी कहते हैं, बिल्कुल ऐसा निकल गया प्राक कल्पना। बस कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें 20 प्रश्न में से निश्चित रूप से 10 से 15 के बीच में आराम से सही होगा, आराम से। ठीक है। शोध कार्य सामग्री संकलन प्राथमिक स्रोत अवलोकन प्रश्नावली साक्षात्कार संदर्भ ग्रंथ। देखिए, सामग्री संकलन जब करते हैं तो उस समय में क्या होता है, आपका दो प्रकार के स्रोतों का संग्रह किया जाता है। एक तो होता है प्राथमिक स्रोत, दूसरा होता है गौण स्रोत। इसके बारे में बुक में होगा, मैं आपको बता थोड़ा सा भी बता दे रहा हूं बस। देखिए, प्राथमिक स्रोत में क्या होता है, जो कि सीधा आपका उससे जुड़ा हो, जैसे आपका मान लीजिए इसमें साक्षात्कार दिया हुआ है, बिल्कुल साक्षात्कार प्राथमिक स्रोत होता है। बाकी सारे द्वितीयक स्रोत है। हाँ, संदर्भ ग्रंथ पहले से लिखा हुआ है, आप उसका यूज कर रहे हो तो वो संदर्भ ग्रंथ जो होगा आपका द्वितीयक स्रोत है। प्रश्नावली
प्रश्नावली भी आप प्रश्न का एक सूची तैयार कर रहे हो, उससे किसी से पूछ रहे हो और फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, उससे अपने कंक्लूजन को निकाल रहे हो, मतलब निष्कर्ष निकाल रहे हो। तो ये भी द्वितीय स्रोत यानी कि गौण स्रोत में आता है। अवलोकनम, अवलोकनम हो सकता है प्राथमिक स्रोत हो, परंतु उसके लिए फिर प्रमाण वगैरह ये सब खुद जाकर के देखना, तो ये नहीं। इसमें सबसे जो प्राथमिक स्रोत जो, अच्छा इसमें किम नास्ति पूछा है, फिर से गलत हो गया। हाँ आपका ऐसा कर सकते हैं, देखिए अवलोकनम और आपका ये प्रश्नावली और अवलोकनम प्राथमिक स्रोत होता है, लेकिन ये जो है आपका संदर्भ ग्रंथ गौण स्रोत। ठीक है, किम नास्ति पूछा हुआ है ना। अवलोकनम भी प्राथमिक स्रोत होता है, प्रश्नावली भी प्राथमिक स्रोत होता है, मैं बता रहा था। परंतु जो मुख्यतः बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत जो होता है वो आपका साक्षात्कार होता है, संदर्भ ग्रंथ जो होता है वो आपका गौण स्रोत होता है। ठीक, इसका आंसर ये संदर्भ ग्रंथ। किम नास्ति पूछा है, इसमें अस्ति और नास्ति में आप लोग भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये आपके 30 प्रश्न मैंने इस वीडियो में बना दिया है, और इसके बाद मैं फिर आगे के प्रश्नों को भी और बना दूंगा। और अभी मैं टेलीग्राम में आपको बुक्स वगैरह भी भेज दे रहा हूँ और इसके लिस्ट भी भेज दे रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक किस किस पेज से पढ़ने हैं, आप बस उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके जिनका कल पेपर है। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।